तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन लोगों ने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई दस्तावेज ले रखे हैं और वो अब कहीं किसी गवर्नमेंट की वैकेंसी में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या उन्हें वास्तव में उनकी जो डिग्री है उसे वेरीफाई कराना जरूरी है? क्या ये बाउंडेशन है कि उन्हें डिग्री वेरीफाई करानी ही करानी होगी, अन्यथा उस डिग्री को फर्जी कहा जा सकता है? तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्टडी करने के बाद हमें हमारी उस डिग्री को वेरीफाई कराना जरूरी है क्या? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, हम आपको हमेशा जो फ्रॉड चलते हैं उनके रिलेटेड आपको आगे से जानकारी देकर आप लोगों को अवेयर करते हैं और आप लोगों को पहले ही सतर्क करते हैं किस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, आप लोग इन फ्रॉड से बच कर रहे हैं। बेसिकली जहां तक बात करें कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जो डिग्रियों के रिलेटेड जो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप लोगों को बैकडेटेड डिग्री क्या होती है, नॉन अटेंडिंग डिग्री क्या होती है, यूनिवर्सिटी किस तरीके से बच्चों के साथ फ्रॉड कर रही है, या फिर जो फ्रॉड डिग्रियां बाजार में बिक रही है वो किस तरीके से आती है, जिसके रिलेटेड हमने आपको हर जानकारी बखूबी आपको समझा कर वो सारी चीजें बताई। दोस्तों, अगर बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों के अगर विषय में बात की जाए तो उन्हें वेरीफाई कराना कोई ज़रूरी बात नहीं है या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो डिग्री का आपका जो तरीका रहा है, जैसा कि हम बताते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर आपने एडमिशन कराया है, यूनिवर्सिटी कैंपस के आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पर आपने सारे एग्जाम फाइट किए हैं और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दिए हैं, यानी कि अगर आपका कोई कोर्स जो 3 वर्ष का है और आपने 3 वर्ष यूनिवर्सिटी कैंपस में दिए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी गए या ना गए वो एक अलग मैटर है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट रहे, एग्जाम आपने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दिए और आपके साथ वो सभी स्टूडेंट जो आपके सहपाठी रहे हैं, उन्होंने सभी ने साथ में बैठकर एग्जाम दिए हैं, तो आपको निश्चिंत ही किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को जरूरत है जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो किसी भी नामचीन यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफ़ी बदनाम है उनकी बात करें, अगर आपका जो तरीका रहा है उस डॉक्यूमेंट को लेने का वो कुछ संवेदनशील रहा है तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराकर यूज करना है। बेसिकली ये बात हम इसलिए कहते हैं कि आप उन दस्तावेजों को बगैर वेरीफाई कराए हुए कहीं पे भी अगर यूज करते हैं और ऐसे में जहां भी आपका डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के वक्त अगर वो डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिनाई कर दिया जाए या फिर ये कह दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट या ये स्टूडेंट हमारा ऑथेंटिक स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होगा और वो मुकदमा सेक्शन 420, 467, 468 आईपीसी के तहत होगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने आर्थिक फायदे के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज जो आपको आर्थिक फायदा दे सकते थे, जो दस्तावेज आपने 420 तरीके से यानी कि फोर्जरी के तरीके से आपने उनका कहीं से निर्माण किया और उस दस्तावेजों का आपने यूज किया, तो बेसिकली जो आपराधिक मुकदमा है वो आप लोगों पर चालू हो जाएगा, यानी कि एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगी। सिर्फ इतना कहने मात्र से कि वो दस्तावेज यूनिवर्सिटी अगर डिनाई कर दे कि मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि वो दस्तावेज आपके पास आए कहाँ से। मेन जो टारगेट स्टूडेंट पर किया जा रहा है या यूनिवर्सिटी जब किसी डॉक्यूमेंट्स को मना करती है तो वो सारे इलीगेशन जो होते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो ये कहकर साफ कर दिया कि वो दस्तावेज हमारे द्वारा दिए हुए नहीं है। तो मुख्य बिंदु जो है कि ये डॉक्यूमेंट आए कहाँ से, तो स्टूडेंट के ऊपर ये आरोप लग जाते हैं कि स्टूडेंट ने अपने खुद के फायदे के लिए इन दस्तावेजों को बनाया है और इन दस्तावेजों का यूज कर रहा है। तो बेसिकली जो आरटीआई की प्रक्रिया की बात करें या वेरिफिकेशन की बात करें, तो वहां पर वेरिफिकेशन कराने का जो आपको स्रोत बताया जाता है, ईमेल से वेरीफाई करा सकते हैं आप, थर्ड पार्टी के द्वारा वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर अगर बात करें आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर यूनिवर्सिटी से मंगा रहे हैं तो जहां तक कोशिश करें कि बाई पोस्ट मंगाएं। इन सारे रिकॉर्ड्स की बात करें, इन सारे एविडेंस की बात करें, ये आपके काफ़ी काम आने वाले एविडेंस होते हैं। तो बेसिकली जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया और आपने उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आरटीआई के
एक प्रोसेस को फॉलो किया जिसमें आपने 3 बार आरटीआई लगाई। फर्स्ट आरटीआई आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाई, सेकंड आपने फर्स्ट अपील की वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस में की, और फाइनल अपील आपने जो की वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ पे की जहाँ की यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिस राज्य की यूनिवर्सिटी है। बेसिकली इन तीनों चीज़ों को करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को डिनाई करती है तो सर्वप्रथम बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी में जब ये दस्तावेज यानी कि आरटीआई के तहत पूछे गए थे तो यूनिवर्सिटी ने उन दस्तावेजों को डिनाई क्यों नहीं किया। अगर बात करें कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ तक भी अगर कोई अपील गई है तो फाइनली इसका जवाब क्यों नहीं मिला, और अगर जवाब नहीं मिला या यूनिवर्सिटी अगर इस कैटेगरी में नहीं आती तो इसका एक लिखित जवाब जरूर मिलना चाहिए था कि हम इस आरटीआई एक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। और बेसिकली अगर आरटीआई एक्ट की कैटेगरी में अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है ऐसा यूनिवर्सिटी बोल रही है, जबकि वास्तविकता की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सभी आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है, जैसा कि यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। और जहां तक की बात करें, हाल ही में एक मीटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ के जो फाइनल अपील जहां आप करते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलते हैं या फिर आयुक्त बोलते हैं, उन्होंने हाल ही में इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को आरटीआई का जवाब देना होगा, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी जो है जो छत्तीसगढ़ में है वो सारी आरटीआई के दायरे में आती है। तो निश्चित ही जब छत्तीसगढ़ में वो सारे कानून अगर लागू होते हैं तो इंडिया के सारे राज्यों में वो सभी कानून लागू होते हैं, तो निश्चित ही सारी यूनिवर्सिटियां आरटीआई के दायरे में आती है। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है कि हम आरटीआई दायरे में नहीं आ रहे, आपके इस डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन जब वो रिटर्न में आपको लेटर दे रहे हैं तो उस आरटीआई का हवाला भी उस कागज पर दिया जा रहा है, तो वो कागज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है उस कागज की वजह से कि आपने उस यूनिवर्सिटी को वो दस्तावेज जो आपने ले रखे हैं या आपके पास हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी को कहा था, लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट आपने दिए या नहीं दिए, इसकी पुष्टि हो जाए। लेकिन बेसिकली यूनिवर्सिटी ने पुष्टि करने की बजाय आपके उस सारे आरटीआई के प्रोसेस को हवाला देते हुए रिटर्न एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि हम इस दायरे में नहीं आते, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की। तो इससे ये काफी अच्छा एक एविडेंस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को डिनाई करती है तो वो डॉक्यूमेंट आपके लिए उतना ही काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में आपने आरटीआई फाइल किया तो उस दफा यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करने की बजाय आपसे आरटीआई के एक्ट के कानून के बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर रही है तो यानी कि यूनिवर्सिटी के सामने वो चीजें काफी पहले आ चुकी थी। अगर वो चाहती कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फिर फेक है, ये उसी वक्त डिसाइड हो सकता था, लेकिन यूनिवर्सिटी इस तरीके का कार्य नहीं करी है क्योंकि वो इस तरीके के कार्य में लिप्त है। इसीलिए वो अगर इस डॉक्यूमेंट को उस वक्त डिनाई कर दे तो आप उनसे फीस जो आपने दी है वो आप वापस पाने के हकदार हो जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी इन कामों से बच सकती है। और इसी चीज को लेकर सबसे बड़ा एविडेंस हम यह मानते हैं कि जब हमसे कोई ये क्वेरी होगी या फिर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आएगा तो हम ये चीज बहुत आसानी से समझा सकेंगे कि हम यूनिवर्सिटी को इस बारे में काफी पहले जानकारी दे चुके हैं, यूनिवर्सिटी से इसकी इंक्वायरी भी कर चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने आप को इस तरीके से बचा रही है, यानी कि उनका जो रिप्लाई है वो इस तरीके से आ रहा है, तो इस स्टूडेंट का जो कहना है वो ऑथेंटिक मान लिया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट चाहे आपका फर्जी हो जाए लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने उसके पूरे प्रोसेस को किया, आपने उनसे जानकारी मांगी, और आप अगर खुद उस डॉक्यूमेंट का निर्माण करते तो आप भूल कर भी उस यूनिवर्सिटी में कभी आरटीआई के लिए आप फाइल नहीं करते। तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं, इसीलिए हम आपको हमेशा अवेयर करने के तरीके से या फिर बात करें आपको कुछ जानकारी देने के तरीके से हमेशा बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोसेस किया करो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है या फिर कोई गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। बेसिकली आरटीआई की ही बात करें तो आरटीआई एज ए कानून है जो संसद के द्वारा पास हुआ है, जो ऑथेंटिक है हर तरीके से। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट लिए हैं या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर आपको संदेह है कि हो सकता है यूनिवर्सिटी आपके साथ कोई चिटफंड ना कर दे, इसलिए उनको वो वेरीफाई कराना है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रहता है।
दोस्तों जहां तक की अगर बात करें कि अगर उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना जरूरी है या नहीं है, तो वो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने सही तरीके से लिए हैं तो उनको किसी भी तरीके से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। बेशर्ते आपको कोई ऐसा संदेह है, आपको लगता है कि उस यूनिवर्सिटी की साख खराब है, ऐसा कुछ सामने आया है, या फिर कुछ लोगों के माध्यम से आपने सुना है कि वो यूनिवर्सिटी कुछ गलत कार्य में मतलब लिप्त है, तो आपको उन दस्तावेजों को वेरीफाई कराने की जरूरत है, वो भी अपने आप को सेव करने के लिए। तो दोस्तों जहां तक कि आज जो हमने आपको जो जानकारी दी है, शायद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीजें समझ में नहीं आई है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आप हमारे से और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके समय ले सकते हैं और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं।